हेलो, नमस्ते, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। मैं प्रीतम भारती आप सभी का लेट्स रीड पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे हम सभी क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्म्स में लेकर के आए हैं दोस्तों। तो आइए हम अपने सवालों को पढ़ते हैं और जानते हैं। कह रहा है कि भोजन का पाचन यानी भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, ये हमें बताना है दोस्तों। है ना, कह रहा है कि भोजन का पाचन का प्रारंभ होता है। भोजन के पाचन का प्रारंभ होता है, बताना है कहाँ से भोजन के पाचन का प्रारंभ होता है। भोजन के पाचन का प्रारंभ होता है कहाँ से, तो मुख से। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है दोस्तों, मुख से। जो ही हम भोजन अपने मुंह में डालते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा होता है, लार होता है, उससे भोजन का पचना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। बताना है जीवाणु की खोज किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ल्यूवेन हॉक। जीवाणु की खोज किसने किया था, ल्यूवेन हॉक ने। जीवाणु की खोज किसने किया था दोस्तों, तो ल्यूवेन हॉक ने। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में श्वसन अंग क्या है, यानी मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, ये हमें बताना है। तो मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है दोस्तों, फेफड़ा। मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है दोस्तों, तो फेफड़ा, है ना। मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा। ओके, अगला कह रहा है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। कौन सी ऐसी धातु है जो मनुष्य के रक्त में पाई जाती है, बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लोहा। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों, तो लोहा। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, लोहा। ओके, आगे कह रहा है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो बताना है दोस्तों कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी। यानी कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है दोस्तों, तो विटामिन डी, है ना। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है दोस्तों, विटामिन डी। ओके, चलिए सॉरी दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये हमें बताना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, तो यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी दोस्तों, यकृत, यानी हमारा लीवर। ओके दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो यकृत। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लग जाता है। मानव के शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लग जाता है। पायरिया रोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है, मसूड़ों से ब्लड आने लगता है ना। ब्रश जब हम करते हैं ना, तो ब्रश करने के बाद मसूड़े से क्या आने लगता है, ब्लड आने लगता है। तो वो कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो पायरिया होता है। ये कहाँ पे होता है, मनुष्य के दांत और मसूड़ों में। कहाँ होता है दोस्तों, तो मनुष्य के दांत व मसूड़ों में होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ होता है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य के दांत और मसूड़ों में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि हीरे की चमक का कारण क्या है, यानी हीरा किसकी वजह से चमकता है। हीरा देखने होंगे दोस्तों, उसके ऊपर थोड़ी सी भी लाइट जलाएंगे ना आप, तो बहुत तेज़ चमकने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों हीरा इतना तेज़ चमकता है, तो ये चमकता है प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के कारण। उसमें बहुत सारे फलक होते हैं दोस्तों, उसके अंदर ही बहुत सारे चारों तरफ परावर्तन होने लगता है, जिसकी वजह से वो क्या होने लगता है, बहुत तीव्र गति से चमकने लगता है। यानी हीरे की चमक का कारण क्या है दोस्तों, तो प्रकाश का परावर्तन। वो भी कौन सा परावर्तन दोस्तों, आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। ओके, आगे कह रहा है प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है। यानी मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो वो दोनों एंजाइम कौन से हैं दोस्तों, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। यानी ये दो एंजाइम है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। इन दोनों एंजाइम से क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन का पाचन होता है ना। प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन, पेप्सिन से और ट्रिप्सिन से किसका पाचन होता है दोस्तों, तो प्रोटीन। प से पेप्सिन, प से प्रोटीन, है ना। हम ट्रिप्सिन भी याद कर लेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेप्सिन और ट्रिप्सिन।
अगला कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। बताना है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, रोमर ने। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बताइए चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। किस जगह पर यदि हम चावल बनाएं तो सबसे ज़्यादा समय लगेगा। बताइए दोस्तों, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, यानी किस जगह पे चावल को पकाने में सबसे ज़्यादा समय लगेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट क्या है, बहुत ऊंचाई पर है ना दोस्तों। माउंट एवरेस्ट क्या है, बहुत ऊंचाई पे है, और ऊंचाई पे क्या हो जाता है, क्या हो जाए दोस्तों, दाब कम हो जाता है ना। इसलिए चावल को पकाने में क्या लगेगा, समय बहुत ज़्यादा लगेगा। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन तो है ही नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट, है ना। यानी चावल को पकाने में सबसे ज़्यादा समय कहाँ लगेगा, ऊंचाई पर। कभी भी ऊंचाई पर खाना बनाने में क्या होती है दोस्तों, देरी होती है, ठीक है, ज़्यादा समय लगते हैं। ओके दोस्तों, तो वहाँ पे दाब क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है ना। दाब कम हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, हाँ, ज़्यादा समय लगता है खाना बनाने में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा मतलब निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, कौन सा लेंस लगा होता है दोस्तों। बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तो अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है दोस्तों, तो अवतल लेंस, है ना। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस होता है। ओके, ये ध्यान रखना है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है दोस्तों, तो अवतल लेंस। ओके, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि सबसे छोटी ग्रंथि कह रहा है सबसे छोटी ग्रंथि है कौन सी, यानी मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि मतलब मास्टर ग्रंथि सबसे मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। इसे और अन्य किस नाम से जानते हैं, ये हमसे बेसिकली पूछ रहा है। तो मास्टर ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। मास्टर ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है, बताना है दोस्तों। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 जोड़ी, यानी टोटल कितने होते हैं, 24 पसलियाँ होती हैं मनुष्य के शरीर में। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 12 जोड़ी। ओके सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं। कह रहा है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, ये हमें बताना है। मानव के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 206। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 206। कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, यानी वाटर ग्लास हम किसको कहते हैं, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। वाटर ग्लास क्या है दोस्तों, सोडियम सिलिकेट को हम वाटर ग्लास कहते हैं, ठीक है। सोडियम सिलिकेट को क्या कहते हैं दोस्तों, हम वाटर ग्लास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। ओके, सोडियम सिलिकेट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है दोस्तों, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, है ना। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, मानव के शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, ये हमें बताना है। तो मानव के शरीर में मास्टर ग्रंथि के नाम से कौन सी ग्रंथि किसे जानी जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, है ना। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, यानी भोजन में जो ऊर्जा उपस्थित होती है, किसी भोजन में कितनी ऊर्जा उपस्थित है, इसकी माप हम किससे करते हैं। भोजन में उपस्थित ऊर्जा की माप की जाती है किससे, ये हमें बताना है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैलोरी में। किस में मापते हैं दोस्तों? तो कैलोरी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैलोरी। ओके, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किससे मापते हैं? तो कैलोरी से मापते हैं, है ना, कि इस भोजन में इतनी कैलोरी ऊर्जा है, ठीक ना। हाँ, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। यहाँ तो आंसर पहले से ही दिए हुए हैं, है ना। कह रहा है कि एथलीट फुट बीमारी होती है किसकी वजह से? एथलीट फुट बीमारी किसकी वजह से होती है, ये हमें बताना है। एथलीट फुट बीमारी किसकी वजह से होती है दोस्तों? तो फफूंद की वजह से होती है ना। एथलीट फुट किसकी वजह से होती है दोस्तों? फफूंद की वजह से होती है। इसमें पाँव क्या होता है, हो जाता है मोटा हो जाता है ना। एथलीट फुट हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक ना। एथलीट फुट बीमारी किसकी वजह से होती है दोस्तों? तो फफूंद की वजह से होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? कीड़ों का अध्ययन जिसमें किस विज्ञान की शाखा में किया जाता है? तो कीट विज्ञान की शाखा में। कीड़ों का अध्ययन किस में किया जाता है दोस्तों? तो कीट विज्ञान की शाखा में किया जाता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। अरे, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है ना, तो बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है? बताइए दोस्तों, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है? अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, तो भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापते हैं दोस्तों? तो कैलोरी में मापते हैं। ओके दोस्तों, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापते हैं दोस्तों? हम कैलोरी में मापते हैं, कि किसी भोजन में कितनी ऊर्जा समाहित है, कितनी ऊर्जा समाहित है उसमें, तो उसको किस में मापते हैं दोस्तों? तो कैलोरी में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, यह हमें बताना है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर आप सभी को कॉमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम हार्वे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विलियम हार्वे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। कह रहा है कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? यानी कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? किस चीज़ की कमी हो जाती है कुपोषण में? बताइए दोस्तों, कुपोषण में सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की हो जाती है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन की। प्रोटीन की कमी की वजह से क्या हो जाता है दोस्तों? तो कुपोषण हो जाता है ना। प्रोटीन की कमी की वजह से क्या हो जाता है दोस्तों? कुपोषण हो जाता है। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, ये सभी आप सबको बताना है कमेंट करके। बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्कॉर्बिक अम्ल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो स्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। बताइए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? कौन सी ऐसी विटामिन है जो वसा में घुलनशील है? विटामिन दो तरह की होती है दोस्तों, एक होती है जल में घुलनशील और एक होती है वसा में घुलनशील। तो बताइए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और ई, है ना। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? ए, डी, ई और के। यहाँ पे ए और ई लिखा है, ए, डी, ई और के। ये किस में घुलनशील है दोस्तों? तो वसा में घुलनशील। और हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए, डी भी होती है, डी, ई और के। ए, डी, ई और के, ए, डी, ई और के, ए, डी, ई और के। एडेक, एडेक भी कह देते हैं कभी कभी, ए, डी, ई के। एडेक भी कहते हैं, कीड़ा भी कोई कह देता है, ठीक है। एडेक भी या फिर कीड़ा, ठीक है, वसा में घुलनशील। और दो ऐसे विटामिन जो किस में घुलनशील होती हैं दोस्तों? तो जल में घुलनशील है, वो हैं बी और सी। बी और सी किस में घुलनशील हैं दोस्तों? तो जल में घुलनशील हैं। ओके दोस्तों, चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रमस्तिष्क। क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है?
प्रमस्तिष्क। कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क, है ना। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है दोस्तों? तो प्रमस्तिष्क होता है। ओके, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। शरीर का तापमान किससे नियंत्रित होता है दोस्तों? ये आप सभी लोगों को कमेंट करके बताने हैं। शरीर का तापमान किससे नियंत्रित होता है दोस्तों? आप सभी लोगों को कमेंट करके बताने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान किससे नियंत्रित होता है दोस्तों? तो हाइपोथैलेमस। हमारे शरीर में एक हाइपोथैलेमस नाम की ग्रंथि पाई जाती है, वो मनुष्य के शरीर के तापमान का नियंत्रण करती है। यानी तापमान का नियंत्रण करने का काम किसका होता है दोस्तों? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, है ना। शरीर के तापमान को किससे नियंत्रित किया जाता है दोस्तों? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ओके, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का मतलब मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, ये बताना है दोस्तों। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1350 ग्राम। यानी मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है दोस्तों? तो 1350 ग्राम। ओके दोस्तों, 1350 ग्राम। कितने ग्राम होता है दोस्तों? तो 1350 ग्राम। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1350 ग्राम। ओके, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है दोस्तों? तो 1350 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यानी दूध का घनत्व किस उपकरण से मापते हैं। कह रहा है दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बताना दोस्तों कि दूध का उपकरण मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दूध का घनत्व मापने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैक्टोमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? लैक्टोमीटर। यानी लैक्टोमीटर से हम क्या मापते हैं दोस्तों? तो दूध की शुद्धता या दूध का घनत्व, ठीक ना। ओके दोस्तों, लैक्टिक एसिड हो जाता है दोस्तों, है ना। लैक्टिक एसिड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। तो लैक्टोमीटर हम इससे रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है आलू में मोजैक रोग का कारण क्या है। यानी आलू में कौन सा रोग लग जाता है दोस्तों? मोजैक रोग। इस रोग का कारण क्या हमसे पूछ रहा है। बताइए कि आलू का मोजैक रोग, यानी आलू में जो मोजैक रोग लग जाता है उसका कारक तत्व क्या है, उसका कारण क्या है, बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विषाणु। विषाणु की वजह से क्या हो जाता है दोस्तों? आलू में मोजैक रोग लग जाता है ना। आलू में कौन सा रोग लग जाता है? मोजैक रोग लग जाता है। ओके, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप होता है। जब जल ऊंचाई से गिराया जाता है या गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, कितना होता है, बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। उसका ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऊपर से जब जल नीचे की तरफ गिरता है तो उसमें गति आ जाती है, इसकी वजह से उसका ताप भी क्या हो जाता है दोस्तों? तो बढ़ जाता है ना। जल का ताप क्या हो जाता है दोस्तों? टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, है ना। आगे कह रहा है कि हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो कौन सी है, बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ब्रोमीन। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है रुधिर में प्लाज्मा में, यानी रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। रुधिर से प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है।
बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिम्फोसाइट। क्या हो जाएगा दोस्तों, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के माध्यम से क्या होता है, रुधिर से प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। किसके द्वारा, लिम्फोसाइट के द्वारा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं। क्या रक्त में लाल रंग में से रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। यहाँ पे निम्नलिखित छूट गया दोस्तों। कह रहा है रक्त, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। कह रहा है कि रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, यानी रक्त में लाल रंग किसकी वजह से होता है, ये सीधा सीधा हमें बताना है। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन। ओके दोस्तों, हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीमोग्लोबिन। अगला कह रहा है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, बताना है आप सबको। बताइए कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, यानी विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का मात्रक क्या है, या इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक क्या है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कूलाम, यानी विद्युत आवेश किस में मापा जाता है, तो कूलाम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, कूलाम में मापा जाता है। विद्युत आवेश किस में मापा जाता है, कूलाम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है दोस्तों, विद्युत आवेश कूलाम में मापा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों, बताइए जल्दी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस क्या होती है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था दोस्तों, जल्दी से बताना है आपको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चैडविक। किसने किया था, चैडविक ने। ओके दोस्तों, किसने किया था, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने। ओके दोस्तों, हाँ, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, जल्दी से आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, बताइए दोस्तों लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक ना, N2O कहते हैं इसको, ठीक ना। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, यानी गाजर में कौन सी विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। गाजर किस विटामिन का रासायनिक नाम है, यानी सॉरी, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। गाजर किस विटामिन का रासायनिक मतलब समृद्ध स्रोत है, यानी सबसे अधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है गाजर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नहीं, विटामिन ए, ठीक ना। ऑप्शन तो है ही नहीं, तो कैसे ऑप्शन नंबर ABCD कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिन ए। अच्छा, विटामिन ए आँख के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक ना, इसे रेटिनाल के नाम से जानते हैं, है ना। रतौंधी रोग में ये काम आता है, कौन, विटामिन ए, ठीक ना। और गाजर में यह सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, यानी इनमें से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है बताना है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चावल में। चावल आप खा रहे हैं, सोच रहे हैं कि प्रोटीन मिल जाए आपको, तो कतई नहीं मिलेगा, है ना, कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि चावल में प्रोटीन तो होता ही नहीं है ना। यानी चावल इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हाँ, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है ना, बट प्रोटीन नहीं होता है चावल में। ओके दोस्तों, चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ता है। जैसे पहले जो लालटेन जलती थी ना, तो एक डब्बे में तेल रख दिया जाता था और उसमें एक बत्ती डाल दी जाती थी,
और ऊपर से उसका ढक्कन बंद कर दिया था। उस तेल के सहारे मतलब उस बत्ती के सहारे तेल कहाँ चला जाता था, ऊपर चढ़ जाता था, और जब हम ऊपर जला देते थे तो ऊपर बत्ती जलती रहती थी। तो हमें बताना है कि लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है, यानी क्यों ऊपर चढ़ जाता था तेल, है ना। तेल बत्ती में ऊपर किसके कारण चढ़ता है, तो बताइए दोस्तों। तो इसका कारण है केशिकत्व के कारण। उसमें छोटी छोटी क्या होती है, केशिकाएँ पाई जाती हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं नली की तरह, ठीक ना। उसी से तेल क्या हो जाता था, ऊपर चढ़ जाता था, यानी केशिकत्व के कारण, ठीक ना। केशिकत्व के कारण लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में ऊपर किसके कारण चढ़ जाता है, तो केशिकत्व के कारण। किसके कारण दोस्तों, तो केशिकत्व के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इधर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ के आया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम सिलिकेट। क्या हो जाएगा दोस्तों, सोडियम सिलिकेट। क्या हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या है बताना है इसमें से। दाब का मात्रक क्या है, बताइए दोस्तों, दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दाब का मात्रक है पास्कल। क्या है दोस्तों, पास्कल। यानी दाब का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, पास्कल। ये हमें ध्यान रखना है, दाब का मात्रक क्या है दोस्तों, पास्कल। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि घोंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है। घोंघा हो जाता है ना, किसकी किसी किसी को, तो बताइए गले में हो जाता है घोंघा रोग। तो बताइए घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो इसकी वजह कौन सी है दोस्तों, तो इसको का राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन युक्त नमक नहीं लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, घेंघा रोग हो जाएगा, ठीक ना। यानी आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, तो घेंघा रोग हो जाता है ना। कौन सा रोग हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है। किसकी वजह से, आयोडीन की कमी से। आयोडीन के कारण यानी इसकी कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है ना। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो घेंघा रोग हो जाता है। ओके दोस्तों, चलिए, कह रहा है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है पुष्पों का अध्ययन, बताइए दोस्तों। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, बताइए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों, एंथोलॉजी। पोमोलॉजी एक होता है, वो फूलों का अध्ययन होता है, ठीक ना। नहीं सॉरी, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन होता है। क्या होता है दोस्तों, फलों का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी क्या होता है, फलों का अध्ययन होता है। ये पुष्पों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। लेकिन फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। लेकिन फूलों का अध्ययन या पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। ओके दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, यानी भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है, ये सभी मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स में। बताइए दोस्तों, भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किससे दोस्तों, तो रिएक्टर पैमाने पर। किससे मापी जाती है दोस्तों, तो रिएक्टर पैमाने पर। भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है, रिएक्टर पैमाने पर। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिएक्टर पैमाने पर, है ना। भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है, रिएक्टर पैमाने पर। ओके दोस्तों, चलिए लास्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य का हृदय होता है, कैसा होता है मनुष्य का हृदय, कैसा होता है बताना है। तो मनुष्य का हृदय होता है कैसा, चार कोष्ठीय। कैसा होता है दोस्तों, चार कोष्ठीय हृदय होता है मनुष्य का शरीर। कैसा, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं दोस्तों, तो चार कोष्ठक होते हैं, ठीक ना। दायां नीलय बायां नीलय, ठीक ना, दायालिंद और बायालिंद। दायां नीलय और बायां नीलय, ठीक ना। दायां आलिंद और बायां आलिंद, ये चार तरह के होते हैं, दो ठो दायां दो ठो बायां, ठीक ना। इस तरह चार कोष्ठक होते हैं इसमें, ठीक ना। चार कोष्ठीय होता है कौन सा, मनुष्य का हृदय। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था, बताइए। तो मनुष्य ने सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा बनाया था, यानी किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया था।
बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता, है ना। क्या डॉग को सबसे ज़्यादा पालतू बनाया था सबसे पहले। और आज भी कुत्ते क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वफ़ादार हैं, है ना। कुत्ते ज़्यादा वफ़ादार हैं, है ना। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या, कुत्ता, क्या, डॉग। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है बताना है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है बताना है आप सबको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मीथेन गैस। गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है, तो मीथेन गैस मुख्यतः कार्य करती है, ठीक है, मुख्यतः रूप से पाई जाती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये 50 क्वेश्चन की सीरीज़ आप सबको बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।